Hello student, today our topic is maintenance cost, यानी मेंटेनेंस के दौरान उसमें हमारा उसकी मेंटेनेंस हमारा कितना कॉस्टली होता है या उसमें कितनी लागत आती है। मेंटेनेंस करने के दौरान हमें कितनी लागत आती है और ये किस किस प्रकार से होती है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में। तो मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में पहले समझते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट एक्चुअली किसको बोलते हैं हम लोग? मेंटेनेंस कॉस्ट यानी किसी संयंत्र में या किसी प्लांट में हम लोग किसी मशीन को या मशीनों को उसके एक अपनी अच्छे से अच्छी वो परफॉर्म कर सके मशीनें, या उसकी एफिशिएंसी यानी जितनी उसकी एफिशिएंसी है वो सही अपने एफिशिएंसी में काम कर सके, उसको बनाए रखने के लिए उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये जो मशीन की एफिशिएंसी है, मशीन की दक्षता है, या मशीन सही काम कर सके, इसको बनाए रखने के लिए स्वाभाविक सी बात है, अगर मशीन वर्क कर रही है तो अगर कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आएगी, कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। तो अगर मशीन की एफिशिएंसी हमें पूरा चाहिए और मशीन सही वर्क कर सके और अपनी पूरी दक्षता से वर्क कर सके, पूरी एफिशिएंसी से वर्क कर सके, इसके लिए हमको क्या करना रहता है? मेंटेनेंस करना रहता है। तो ये जो मेंटेनेंस होता है, ये जो मशीन का मेंटेनेंस यानी उसकी दक्षता बनाए रखने के लिए उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो ये मेंटेनेंस पे जो पूर्ण लागत आती है, यानी मेंटेनेंस का जो पूर्ण खर्चा आता है, पूरी तरह से जो उसका एक तरह से बोले तो पूरी कॉस्ट है, जितनी मेंटेनेंस की कॉस्ट है। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई लेथ मशीन रिपेयर हो रहा है, ठीक है, उस पे कैरिज में कुछ मेंटेनेंस करना है, चक में कुछ मेंटेनेंस करना है, तो ये सब पार्ट्स का मिला के उस मशीन पे टोटल जो खर्च आ रहा है, दैट इज मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी मशीन को मशीन पूरी अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर सके, उसको इस कंडीशन में बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस करना रहता है। और इस मेंटेनेंस के दौरान जो हमको पूरी उसकी लागत आती है, पूरा खर्चा आता है, वो आपका आता है मेंटेनेंस कॉस्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी सीधी सीधी अगर किसी मशीन की दक्षता को हमको बनाए रखना है और इस दक्षता को बनाए रखने के लिए हमको मेंटेनेंस करना रहता है। अब इस मेंटेनेंस के दौरान आने वाले या उस पर्टिकुलर मशीन पे मेंटेनेंस के दौरान आने वाले पूरी लागत या जो भी लागत है वो कहलाती है आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, या मेंटेनेंस के दौरान जो भी लागत आपकी, जो भी कॉस्ट आएगी वो कहलाती है आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट। आज इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड आपकी मेंटेनेंस कंपोनेंट ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी इसके कौन कौन से घटक हैं मेंटेनेंस के और किस प्रकार से ये मेंटेनेंस में आते हैं, या क्या क्या इनके वर्क होते हैं, या मेंटेनेंस इसमें कैसे कैसे किस प्रकार से किए जाते हैं, या मेंटेनेंस कॉस्ट को या इस पे ये किस प्रकार से मेंटेनेंस को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, एन्युटी एक्सपेंसेस, यूटिलिटी एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये किस प्रकार से प्रभावित करती हैं मेंटेनेंस कॉस्ट को? उसमें सबसे पहला है आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। इस प्रकार के एक्सपेंसेस में वो मशीनें आती हैं या वो मेंटेनेंस आते हैं जिनमें हम मशीनों के छोटे मोटे पार्ट्स को रिपेयर करते हैं या छोटे मोटे पार्ट्स को बदल देते हैं। ठीक है, जैसे जो भी उसमें आयलिंग करना है, ग्रीसिंग करना है, या जो भी और अलग कुछ प्रोसेस आता है, तो वो आपका रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में आएगा। इस प्रकार के कॉस्ट आपके रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट में आएंगे। यानी छोटे मोटे पार्ट्स अगर मैं मशीनों के बदल रहा हूँ, उसमें छोटे मोटे चीजों का उसमें बदलाव कर रहा हूँ, या छोटी मोटी चीजें उसमें चेंज कर रहा हूँ, रिपेयर कर रहा हूँ, या ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर रहा हूँ, इस प्रकार से, तो ये आपके आते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस में। सेकेंड आपका है ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस। इस प्रकार के एक्सपेंसेस में हम लोग क्या करते हैं, मशीनों के छोटे मोटे पार्ट्स इसमें नहीं बदले जाते। इसमें क्या होते हैं, कुछ मशीनें ऐसी रहती हैं जो बहुत दिन से मेंटेनेंस जिसमें नहीं हुआ रहता है, या मेंटेनेंस जिनका काफी लंबे समय से मेंटेनेंस नहीं हो रहा है उस मशीन का, तो उस मशीनों में ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस होते हैं। यानी ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि बहुत दिनों से उनका मेंटेनेंस नहीं हुआ रहता है, बहुत दिनों से उसमें मेंटेनेंस नहीं हुआ रहता है, तो स्वाभाविक सी बात है मशीन अगर चलेगी नहीं, अगर देखभाल नहीं होगी, उसकी मेंटेनेंस नहीं होगा, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट, मेंटेनेंस की कॉस्ट ज्यादा रहेगी।
ज्यादा आएगा खर्चा उस पर। तो ओवरहैलिंग में हम लोग क्यों करते हैं और ओवरहैलिंग एक्सपेंसेस क्यों रहता है ज्यादा? क्योंकि इसमें मशीन बहुत लंबी टाइम से रुकी रहती है और इसमें मशीन के छोटे मोटे पार्ट्स रिपेयर नहीं होते और छोटे मोटे पार्ट्स रिपेयर करने से मशीन ठीक नहीं होती। तो इसमें क्या करना पड़ता है, मशीनों के बड़े जो प्रॉब्लम होती है, जो उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती है या बड़े पार्ट्स उनके खोलने पड़ते हैं। खोल के उसमें जो भी मेंटेनेंस रहता है आपका, जो भी कभी कभी उसमें कहीं मोटर का प्रॉब्लम है, कहीं गियर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है, जैसे लेथ मशीन का है उसमें गियर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम हो गया, या कोई और मैकेनिज्म है या मिलिंग मशीन है उसमें कहीं ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रकार से बड़ी प्रॉब्लम रहती है उसमें। तो ये बड़ी प्रॉब्लम तभी होगी जब मशीन का पार्ट पूरी तरह से खुलेगा और उसका मेंटेनेंस होगा। तो पहले हम लोग डिसेंबल करके उसको खोलेंगे, उसके बाद उसमें जो भी बड़ा फॉल्ट रहेगी या बड़ा प्रॉब्लम रहेगा तो उसको सही करके फिर उसको असेंबल करेंगे। तो ये जो ओवरहैलिंग होता है ये आपके मशीनों के जब हम बड़े पार्ट्स को खोलते हैं तो उसमें स्वाभाविक सी बात है मशीन के जो अगर मशीन है तो बड़े पार्ट अगर खुल जाए 2 पार्ट 3 पार्ट तो मशीन का पूरा एक तरह से हिस्सा है पार्ट खुल जाता है। तो उसके लिए हम लोग एक्सपेंसेस इसलिए रहता है क्योंकि बड़ी मशीन है और उसके पार्ट्स अगर अलग कर रहे हैं तो उसको असेंबल करना, डिसेंबल करना, फिर उसमें पार्ट्स को लाना, उसके अगर कुछ पार्ट्स खराब हो गए लंबे समय से, अगर मशीन बंद पड़ी है तो हो सकता है कुछ बहुत जरूरी पार्ट्स हो जो बंद रहने की वजह से खराब हो गए हो और जो बहुत कॉस्टली आते हैं। कुछ ऐसी मशीनें रहती हैं जो अगर बंद है तो कुछ अगर उसके पार्ट्स है तो खराब हो जाते हैं और बहुत कॉस्टली रहते हैं, तो बाद में उसको फिर रिपेयर करना पड़ता है। तो इस प्रकार का अगर कोई है जिसमें मशीन का बड़ा पार्ट्स खुल रहा है और वो फिर रिपेयर होने के बाद या बनने के बाद असेंबल कर रहे हैं तो वो आपका आता है ओवरहैलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अनयूटिलिटी एक्सपेंसेस। इनमें हम लोग इसमें ऐसा करते हैं कि हमारा जैसे कुछ छोटी मोटी चीजें आ गई, उसमें जैसे आपका मेंटेनेंस में छोटी मोटी चीजें आ गई, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशंस का या किसी प्लांट्स का हमको छोटे मोटे फैन बदलने हैं या कोई और उसमें करना है, तो इन चीजों में हम लोग एन्युटी एक्सपेंसेस का यूज करेंगे। ठीक है, या ये सारी चीजें इस प्रोसेस में आती है। ठीक है, अब उसके बाद आ गया यूटिलिटी एक्सपेंसेस। इस एक्सपेंसेस में कुछ भी जैसे स्टीम फ्लो लाइन है, वाटर फ्लो लाइन है या कुछ और इस प्रकार की फ्लो लाइन है जो देखिए अनयूटिलिटी एक्सपेंसेस ऐसा है कि ये जो होता है वो वार्षिक होता है, मतलब वीक आपका ईयर वाइज हो जाता है। ठीक है, इसका हम हमेशा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कि वीक में कर दे रहे हैं या मंथली कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये आपका ईयर वाइज होता है। ठीक है, तो ये उसमें आ गया। यूटिलिटी एक्सपेंसेस में जैसे आपका कोई पाइपलाइन है या आपका कोई वाटर फ्लो लाइन है, गैस स्टीम फ्लो लाइन है, उसका हमें अगर मेंटेनेंस करना है तो वो चीजें आती हैं आपका यूटिलिटी एक्सपेंसेस में, क्योंकि ये जनरली हम लोग डेली इसमें मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। अगर हम एक बार कोई पाइपलाइन लगा दिए हैं या स्टीम पाइपलाइन लगा दी है, जैसे पावर प्लांट की स्टीम पाइपलाइन है, अगर हम उसको लगा दें तो वो अपना चलती रहती है और उसका 6 महीने में, 1 महीने में या इस प्रकार से मंथली रिपेयर करते हैं, डेली का उसमें मेंटेनेंस नहीं रहता है। तो इस प्रकार की आपकी कुछ भी मेंटेनेंस रहते हैं तो आपके वो आते हैं यूटिलिटी एक्सपेंसेस में। नेक्स्ट है आपका मिससेलेनियस एक्सपेंसेस, यानी ये जो चारों एक्सपेंसेस हैं वो इसमें सम्मिलित नहीं होते, ये इन चारों से अलग है, माने इसमें सम्मिलित नहीं होते। ये जो मेंटेनेंस है आपका, इस मेंटेनेंस में अगर हम एज एग्जांपल बोल दें कि इनको छोड़ के जितने भी प्रकार के आपके संयंत्र में या ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस आती है, एक बोल सकते हैं अदर मेंटेनेंस, जो मशीनों से न जुड़ के, स्टीम लाइन या स्टीम पाइपलाइन या स्टीम पाइपलाइन से न जुड़ के, अनयूटिलिटी एक्सपेंसेस से न जुड़ के, अलग ही रहता है। मतलब वो अदर में अगर उसको बोल सकते हैं तो वो आपका मिससेलेनियस एक्सपेंसेस में आता है, इस प्रकार के मेंटेनेंस। तो ये है आपके मेन कंपोनेंट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी उसको प्रभावित करने वाले मेंटेनेंस कॉस्ट को उसके प्रभावित करने वाले कंपोनेंट या मेंटेनेंस कॉस्ट को के उसके कंपोनेंट या उसके घटक। ठीक है, तो पहला आपको हमने समझा रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ओवरहैलिंग एक्सपेंसेस,
यूटी एक्सपेंसेस और यूटिलिटी एक्सपेंसेस और मिससेलेनियस एक्सपेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मेंटेनेंस कास्ट कंट्रोल। अब हमारा ये है कि मेंटेनेंस कास्ट को हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बहुत सारे मेथड हैं। मेंटेनेंस कास्ट कंट्रोल ये होता है कि अगर हमको मशीनों की दक्षता या एफिशिएंसी बनाए रखनी है और हमारा सही टाइम टू टाइम प्रोडक्शंस होता रहे, उसका प्रोडक्शंस का क्वालिटी क्वांटिटी सारी चीजें मेंटेन रहे, तो उसके लिए हमको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। और मेंटेनेंस कास्ट एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मेंटेनेंस उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि उस ऑर्गेनाइजेशंस को या प्लांट को या संयंत्र को रन कराना है। अगर हम मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं तो वो एक प्रॉपर वे में रन नहीं कर सकती। उसके लिए हमको क्या जरूरत है? मेंटेनेंस की। अब मेंटेनेंस की जरूरत है तो मेंटेनेंस जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि उसकी कास्ट को कितना रिड्यूस्ड किया जाए, कम किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, अगर हम बहुत ज्यादा मेंटेनेंस में लगा देते हैं, ठीक है, तो पता चला जितने की मशीन ही हम उतना मेंटेनेंस कर दे रहे हैं उसमें, तो दिक्कत हो जाएगी। आगे और बहुत सारी चीजें अगर हम उतना मेंटेनेंस में करते रहे तो मेंटेनेंस कास्ट को हम कितना रिड्यूस्ड कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं, ये हमको लेके चलना रहता है। ठीक है, कहीं भी हो तो मेंटेनेंस कास्ट को कितना कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है उसमें, मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स बोलते हैं इसको, आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस। ठीक है, ये इसका एक है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कैलकुलेशंस करेंगे और इसके बारे में और मेंटेनेंस कास्ट कंट्रोल के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से मेंटेनेंस कास्ट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, जैसे आपका मेंटेनेंस प्रोडक्टिविटी इंडेक्स आपका है, तो उसमें आउटपुट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस है, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो निकाल के उसमें कर सकते हैं। तो ये था आपका मेंटेनेंस कास्ट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और मेंटेनेंस कास्ट अगर कंट्रोल करते हैं तो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उसका एडवांटेज है अपना। ठीक है, मेंटेनेंस कास्ट अगर कंट्रोल है तो आपका बजट आपके प्लांट का, आपके ऑर्गेनाइजेशंस का लो रहेगा। आप अगर मेंटेनेंस में कम कर रहे हैं, मेंटेनेंस कास्ट को बराबर कंट्रोल किए हुए हैं, रिड्यूस किए हुए हैं, तो आपके सही प्रॉपर सही तरीके से मेंटेनेंस भी रहेगा और सही आपकी मशीनें भी सही वर्क कर सकेंगी। तो इस वजह से मेंटेनेंस कास्ट कंट्रोल हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। तो ये था आपका मेंटेनेंस कास्ट और मेन कंपोनेंट ऑफ मेंटेनेंस कास्ट के बारे में हमने डिस्कस किया और मेंटेनेंस कास्ट कंट्रोल। मेंटेनेंस कास्ट कंट्रोल में ज्यादा से ज्यादा हम कास्ट को, मेंटेनेंस कास्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की टॉपिक। थैंक यू।